नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी सीईटी के बारे में। तो काफी सारे बच्चे पूछना चाह रहे थे कि सर ये सीईटी क्या है। जैसे शिक्षक भर्ती वाले ज्यादा जुड़े हुए हैं तो वो भी कह रहे थे कि क्या हमें भी देनी है। तो अदर जो वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से वो भी पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में साथियों सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीईटी क्या है, किसको देनी है, क्या क्या प्रावधान है इसके अंदर, कौन से एग्जाम में लागू होगी और इसके लिए क्या पाठ्यक्रम रहेगा वगैरह, जो सामान्य बातें हैं वो, और जो अधिसूचना जारी हुई उसके अंदर जो निर्देश है उससे रिलेटेड वो भी मैंने आपके लिए हाईलाइट करके स्पेशली जिन पे आपको ध्यान देना है वो आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो साथियों सबसे पहले तो बता दूं कि ये सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये कह सकते हो आप सामान्य पात्रता परीक्षा। अब पात्रता किसे कहते हैं? जब आपको कोई एग्जाम देना है उसके लिए एक मतलब प्रवेश परीक्षा कह सकते हो आप, यानी कि वो क्लियर करने के बाद ही आप मेन एग्जाम दे सकोगे। सिंपल शब्दों में यदि कहें तो ये कह सकते हो कि ये एक तरीके की प्री एग्जाम है, ठीक है, प्री एग्जाम कह सकते हो इसको, क्योंकि पात्रता परीक्षा वही हुई। लेकिन जैसे रीट भी एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है ना, रीट जो है शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा है, लेकिन रीट में और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में एक फर्क है, जो न्यूनतम नंबर वाला जो फर्क है, न्यूनतम मार्क्स वाला फर्क है, वो इसके अंदर है। समझते हैं साथियों कि सबसे पहले देखते हैं ये कौन कौन से एग्जाम के अंदर लागू होगा। तो यहाँ पे जब राज्य सरकार ने कल जो अधिसूचना जारी की है उसके अंदर ये 15 पोस्ट की लिस्ट जारी की है कि इनके अंदर आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये सीईटी होगा जो आपको देना होगा, ठीक है। ये इससे पहले जब लगभग 8-9 महीने पहले इसके बारे में जो घोषणा की गई थी उस समय, तो तब जो है साथियों 20 पोस्ट उस समय बताई गई थी, लेकिन उनमें से अब 15 बताई गई है कि 15 पोस्ट जो है इनपे सीईटी अब से लागू हो जाएगा। तो इनमें कौन कौन से एग्जाम है साथियों? एक तो आगे आपके प्लाटून कमांडर का, ठीक है। अब इसमें भी देखो दो सूचियां हैं, दो अनुसूचियां हैं। यदि यहां देखोगे तो ये है अनुसूची एक जो स्नातक स्तर के लिए है, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है उसके लिए। अब ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम अलग होगा और 12th लेवल का सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखोगे साथियों स्नातक स्तर के जो एग्जाम है वो स्नातक स्तर के एग्जाम है आपके 8, ठीक है। उसमें से सबसे पहला आ जाएगा आपके प्लाटून कमांडर की। यदि आप प्लाटून कमांडर बनना चाहते हैं और उसकी तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपको सीईटी जो है वो देना होगा और उसके अंदर आपको अच्छे अंक अर्जित करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जिलेदार, पटवारी, क्योंकि पटवारी की तैयारी राजस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो पटवारी बनने के लिए भी आपको ये सारे इनके लिए मतलब कॉमन टेस्ट होगा एक। ये देने के बाद में फिर अलग अलग जो फॉर्म निकलेंगे उसके अंदर फॉर्म लगा के आप एग्जाम देकर फिर बन सकते हो जो भी बनना चाहते हो। जैसे कनिष्ठ लेखाकार की है, तहसील राजस्व लेखाकार की है, पर्यवेक्षक की है, ठीक है ना, सुपरवाइजर की, महिला सुपरवाइजर की, ये पर्यवेक्षक की है आपके राजस्थान एकीकृत बाल विकास वाली, ठीक है। उप जेलर की है, छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड की, ग्रेड सेकंड की। तो ये 8 तो है स्नातक स्तर की। और यहाँ पे देखेंगे अपन सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो है साथियों उनके लिए, तो सीनियर सेकेंडरी में आपके आ जाएगा एक तो वनपाल, छात्रावास अधीक्षक की आ गई, लिपिक ग्रेड सेकंड की आ गई, सेकंड ग्रेड एलडीसी की आ गई, ठीक है, कनिष्ठ सहायक की आ गई, लिपिक ग्रेड सेकंड की यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपि की संवर्ग की आ गई और ये सचिवालय वाली थी, ठीक है। फिर आगे आपके जमादार ग्रेड सेकंड और कांस्टेबल, कांस्टेबल भी अब जो परीक्षाएं होगी उसके अंदर भी ये देखो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल, तो उनके लिए भी आपके अब सीईटी देना जरूरी हो जाएगा। तो ये तो है वे परीक्षाएं जिनके अंदर आपको सीईटी देना ही पड़ेगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो देना ही पड़ेगा। अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है और इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है उस पर चलते हैं। सबसे पहले यदि साथियों अधिसूचना देखेंगे तो यहाँ पे परिभाषा दे रखी है इनकी कि क्या क्या मतलब मानना है। जब बार बार शब्द आएगा, बोर्ड लिखा हुआ आएगा बार बार, तो इनसे क्या मतलब है वो, तो बोर्ड जहां भी लिखा आएगा वहां से ये समझना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाए जाने वाली परीक्षाओं में सीईटी लागू होगा। अब जैसे जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है वो भी राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड करवा रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए ये नहीं है, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए अलग से पात्रता परीक्षा है ऑलरेडी, और हो सकता है आने वाली नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो हो सकता है कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी मांगी जाए। अब जो है रीट के लिए पात्रता परीक्षा मतलब थर्ड ग्रेड के लिए पात्रता परीक्षा आपके रीट करवाई जा रही है, वो पात्रता परीक्षा ही है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाए जाने वाले एग्जाम से संबंधित है, ठीक है। इसी तरीके से ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे समान पात्रता परीक्षा, सीईटी का मतलब क्या है, समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब आते हैं अपन मुद्दे पे कि क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी सारी सहायक लैंग्वेज है जो नियम बनाते हैं उनके अनुसार उनके लिए होती है, कौन सा नियम कहां से लिया गया, कैसे लागू होगा, उसका प्रावधान है लागू करने का, ठीक है। अब देखो साथियों, समान पात्रता परीक्षा की आवर्ती अनुसूची 1 और अनुसूची 2 यानी कि जो वहां दे रखी है अलग अलग पद, उनके लिए समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार, कम से भी कम एक बार, यानी साल का एक टेस्ट आपके होगा, एक एग्जाम साल का हर साल होगा, वर्ष में कम से कम एक बार, ठीक है। तो एक चीज तो यह है। अब इसमें क्या है, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी और सीईटी का स्कोर परिणाम की तारीख से, जब भी आपका सीईटी का इसको परिणाम जारी हो जाएगा तब से एक वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी एक वर्ष तक आपके वो डिग्री वैलिड रहेगी। जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उस तारीख से एक वर्ष के लिए ये डिग्री वैलिड रहेगी, उसके बाद में आपको वापस देना पड़ेगा। अब देखो, उन समस्त तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि इसका जो स्कोर है वो एक वर्ष के लिए आपके मान्य होगा, ठीक है। बोर्ड उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए प्रकाशित करेगा। अब बोर्ड जो है इसके रिजल्ट सार्वजनिक करेगा कुल मिला के, ठीक है। बोर्ड उनके जो जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं इसके अंदर वो प्रकाशित करेगा। अब ये कहीं से लैंग्वेज मैंने लाई नहीं है, ये जो अधिसूचना उनकी जारी हुई है उसी की लैंग्वेज है, ऐसे की ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि सीईटी का स्कोर परिणाम तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है। और परिणाम जो है वो सार्वजनिक होगा, नंबर। अब देखो, प्रयासों की संख्या, कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं उसके बारे में जाओ, सीधी इनकी अपन गाइडलाइन पढ़ते हैं। तो देखो, सीईटी में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं है, यानी कि कोई बंधन नहीं है, बाध्यता नहीं है, कितनी भी बार शामिल हो सकता है। ऐसे प्रयास मतलब अटेम्प्ट नहीं है कि आप इतने ही अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, आप इतने ही बार दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शामिल हो सकते हैं। देखो, अभ्यर्थियों के पास सीईटी में उनके स्कोर को सुधारने का अवसर होगा, बार बार देकर आप हर बार मतलब देकर अपने स्कोर को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। किसी अभ्यर्थी का अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। यानी कि मान लीजिए आपने 3 एग्जाम दिए, ठीक है, भर्ती परीक्षा आ रही है आगे पटवारी की, मान लीजिए आपने 3 बार सीईटी दिया है और उन 3 बार में जो सबसे बेस्ट आपका स्कोर है वो आपका मान्य होगा। ऐसे का ऐसे जब रीट के थ्रू भर्ती हुई थी तृतीय श्रेणी अध्यापक की, उसमें भी यही किया था कि आपके जो सबसे उच्च स्कोर जो है, यदि आपके 2016 वाली रीट भी है और 18 भी है, लेकिन उन दोनों में से जो सबसे उच्च स्कोर है वो मान्य होगा, तो वहां पे भी ये सर्वोत्तम स्कोर मान्य होगा, ठीक है साथियों। अब देखो, ध्यान देने लायक और क्या बात है इसमें, चलिए ये अब देखो, अनुसूची 1 और 2 में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाते हैं प्राप्त करने में असफल रहता है। यानी कि वैसे सीईटी में कोई न्यूनतम अंक की अर्हता नहीं है, मतलब बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। आपके मान लीजिए 20 नंबर भी आए, 30 भी आए, 25 भी आए, तो भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मिलेगा। लेकिन जब जैसे मेन एग्जाम जैसे पटवारी का आ रहा है, मेन एग्जाम प्लाटून कमांडर का आ रहा है या कांस्टेबल का आ रहा है, तब आयोग एक निर्धारित कर ले, मान लीजिए यहाँ पे उनको छूट दे रखी है कि वो निर्धारित कर ले कि 40% वाले, 40% या इससे ऊपर वाले ही ये एग्जाम दे सकते हैं, तब वो लागू होगा। यानी कि आप उसमें पात्र तभी होंगे जब आपके फिर 40% है, इसीलिए अंकों को सुधारने का प्रावधान इसमें दे रखा है कि बार बार देकर सुधार सकते हैं। तो यानी कि इन दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह न्यूनतम अंक जो निर्धारित आयोग बाद में करेगा उसको प्राप्त करने में यानी असफल है या नहीं, उसके एलिजिबल नहीं हो रहा है, तो वो दावा नहीं कर सकता किसी तरीके से, ठीक है ना, यहां दे रखा है, ठीक है। ये चीज समझनी है आपको। अब देखो, इनमें उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी, ये ध्यान देने लायक बात है। यानी कि जो वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड यानी कि 15 गुना अभ्यर्थी होंगे, उनको इसमें पास किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे 15 गुना जो होंगे ना, टॉप 15 गुना जो होंगे, वो जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थियों को जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किए जाते हैं। वही बात है, मान लीजिए 40% किसी के लिए नियत कर रहे हैं, तो फिर वहां पे अब यहाँ पे मतलब एक स्केल काम करेगा कि 15 गुना जो है टॉप उनको फिर लिया जाएगा। फिर इसमें भी देखो यदि 40% किसी के नहीं है, यहाँ आरक्षित वर्ग के लिए एक फायदा दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो वहां ये लाइन है, यहाँ पे ये रही। चलिए, इसमें भर्ती के लिए संचालित लिखित या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, यानी आरक्षण जिनको दे रखा है उनकी यदि पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू किया जा सकेगा, यानी कि वो अपनी तरफ से फिर उसमें शिथिलता भी दे सकते हैं। मान लीजिए 40% या जैसे लागू किया तो उसमें फिर उनको जब पर्याप्त संख्या नहीं मिल रही है तो फिर शिथिलता उसमें दी जा सकती है। इन शॉर्ट बात यह है, ठीक है, ताकि उस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो सके। समझ में आ गई बात? यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनके यदि पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो पा रही है तब शिथिलता दे सकता है आयोग, ठीक है ना। यानी कि इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि जो जैसे 40 या 50% अगर फिक्स कर दिया कि इतने अंक वाले आएंगे, तब कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ वो ही आएंगे। बाद में मान लीजिए कम पड़ी संख्या तो उनको भी बाद में और शिथिलता उसमें दी जा सकती है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके बारे में है ये, ठीक है। ये मुख्य बातें इसमें आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। और देखो और जो है बातें मैं बता देता हूं, और मैंने हाईलाइट आपके लिए इसीलिए कर रखी है। देखो, किसी अभ्यर्थी का सीईटी में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने लायक है। मान लीजिए आपने सीईटी में 90% भी स्कोर कर दिया और आप दावा नहीं ठोक सकते कि मैं तो 90% लाया, भाई लाओ नौकरी, ऐसा दावा नहीं कर सकते। ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, आप जो आने वाली परीक्षा उसके लिए पात्र घोषित होंगे तब, मतलब जितने आपने नंबर हासिल कर लिए वो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि उसका आगे जाके आपको फायदा भी मिले, लेकिन आप नौकरी का दावा नहीं कर सकते। नौकरी के लिए आपको फॉर्म वापस अप्लाई करके और उसके बाद में आपको वहां पे वो परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी, ठीक है। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अर्हित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों के अधिकतित, यानी कि मतलब कुल मिला के ये है उस कसौटी पूरी करनी होगी, यानी कि उसे जो निर्धारित किए गए हैं वो कट ऑफ में आना पड़ेगा फिर बाद में एग्जाम देकर। सिर्फ आप सीईटी के टॉप स्कोरर होके आप नौकरी का दावा नहीं कर सकते, कहने का मतलब यहाँ पे ये है साधारण सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब देखो और देखो, बोर्ड स्नातक स्तर और सीनियर सेकेंडरी स्तर के अभ्यर्थियों के लिए पृथक सीईटी संचालित करेगा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल जो प्रथम सूची आपको बताई थी वो, और दूसरा जो 12th लेवल पे है, उन दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा और अलग अलग सीईटी के सर्टिफिकेट मिलेंगे, ठीक है ना। दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, किसी अभ्यर्थी द्वारा, ठीक है। चलो ये नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद आ जाता है ये, ठीक है, वापस आ जाती है लिस्ट। यदि साथियों इसका सार देखा जाए, अब ये क्या था, सीईटी किसको देना है? देखो, देना यदि आप इन भर्तियों की तैयारी करते हो तो आप सभी को सीईटी देना है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपके साथ में साझा करूंगा, उससे थोड़ी सी बात और भी क्लियर हो जाएगी ताकि आपके और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक सेकंड में आपको यहाँ पे सार जो मैंने इसका कंक्लूजन निचोड़ निकाल के रखा है वो मैं यहाँ पे आपको साथ में साझा करूंगा एक, ताकि आपके लिए और इजी हो जाए इसको समझना थोड़ा सा। देखो, अब ये इस सीईटी का सार क्या है उसको लास्ट में अपन सारगर्भित रूप से समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये एक पात्रता परीक्षा है, सीधी सी बात, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि ये एक पात्रता परीक्षा है। जैसे रीट देते हैं कॉलेज लेक्चरर के लिए नेट सेट होनी चाहिए, उसी तरीके से ये सीईटी होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम अंक नहीं है, न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं है। जैसे रीट में तो क्या है कि जैसे आप 90 अंक से कम लाते हो तो आपको रीट की डिग्री दी नहीं जाती, मतलब ही नहीं है कोई।
यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, न्यूनतम नहीं है, ये इसके और रीट के बीच में अंतर है। न्यूनतम अंक नहीं है, आपके 20 नंबर भी आएंगे तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर बाद में आयोग जो नियम शर्तें अलग से परीक्षा के लिए निर्धारित करेगा, उसमें आपको योग्य होते हो या नहीं वो बाद की बात है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे क्या होगा कि बार बार फॉर्म भरने से निजात मिलेगी। क्यों? वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सिस्टम काम करेगा कि एक बार आपने फॉर्म भर दिया, एक बार आपके सारे दस्तावेज उसमें फीड हो गए, उसके बाद में आप जैसी पटवारी की आई या वीडियो की आई या कोई भी वैकेंसी आती है, आपको सिर्फ उसके थ्रू आपके जो यूनिक नंबर होंगे उसके थ्रू फॉर्म लगाना है। बार बार के आपको मतलब परेशानी, खर्चे वगैरह उससे भी आप इसमें बच पाओगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि ये हर साल होगा। CET क्या है? हर साल होने वाला एग्जाम है। अभ्यर्थी अंक सुधार हेतु बार बार अपना एग्जाम दे सकते हैं और उस अंकों में सुधार कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर इससे कोई नौकरी तो मिल रही नहीं डायरेक्ट, तो अंकों में सुधार करके क्या मतलब? अंकों में सुधार इसलिए मान लीजिए कि 20% ही आए, किसी ने पहली बार दिया, और पटवारी के लिए ये लागू कर दे कि 50% से नीचे CET में स्कोर है वो नहीं कर सकते, तो अंक सुधार तो करना पड़ेगा ना। एक बार का ही रखेंगे कि आपने तो एक बार दे दिया, आपके तो हुआ ही नहीं, तो वहां पे अंक सुधार का ये यहाँ पे काम करता है सिस्टम। तो अंक सुधार बार बार किए जा सकते हैं, ठीक है। शिक्षक भर्तियों में ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। शिक्षक भर्तियां जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक की है, क्योंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए अलग से रीट पात्रता परीक्षा ही है एक, तो वहां पे ये लागू नहीं है। जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं दे रहे हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए ये CET मतलब अब ये समझ के रखें, जो 15 एग्जाम है उनके लिए अनिवार्य है, ठीक है। अब इसका पाठ्यक्रम साथियों फिलहाल निर्धारित नहीं है, लेकिन यदि पाठ्यक्रम देखा जाए, जहां तक अनुमान लगाया जाए और सामान्य पाठ्यक्रम यदि देखा जाए, तो देखो ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सामान्य चीजें आती है सब में, और जीके और कंप्यूटर के आजकल सवाल काफी में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य जो सिलेबस है वो मेरे ख्याल से इसका भी रहना है। अब कौन सा कितना ज्यादा कितना कम होता है, ये पाठ्यक्रम जब डिटेल पाठ्यक्रम आएगा इसका निर्धारित होकर तब पता चलेगा, उससे पहले तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, स्नातक स्तर और सेकेंडरी स्तर की परीक्षा अलग अलग होगी, ठीक है, दोनों की अलग अलग होगी। मैंने लिस्ट भी बता दी आपको कि दोनों में क्या अंतर है और कैसे होनी है, ठीक है। तो ये है साथियों आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो अब ये भर्ती परीक्षाएं जो है रीट वगैरह, रीट नहीं, पटवारी, प्लाटून कमांडर, कांस्टेबल वगैरह, लिपिक, क्लर्क वाली ज्यादातर है इसके अंदर, तो उनके लिए आपको CET देना होगा, जो अब आने वाली समय में सरकार और भी इसके मतलब विज्ञप्ति वगैरह निकाल कर और फिर CET के एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाएगी। तो जो भी ये इन नौकरियों में, राजस्थान की इन नौकरियों में अपना भविष्य देखते हैं, तो उन्हें इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए और CET के अंदर आप अच्छा स्कोर करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आने वाले समय में ये आपके एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।